हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के एनटीपीसी क्वेश्चन गाइड वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 9 के साथ सेट नंबर 9 में जो जीके के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेट नंबर 9 का जीके का क्वेश्चन अब आपके सामने रहेगा। इसमें जो आर्ट्स सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है वो 30 नंबर पर है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? तो सेकुलर या पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? देखिए, भारतीय संविधान, ये सामान्य रूप से ये क्वेश्चन ऐसा बनता है, लेकिन भारतीय संविधान ने संविधान की प्रस्तावना में, संविधान तो हमारा आरंभ से ही सेकुलर रहा है, तो ये सेकुलर की अवधारणा शुरू से ही संविधान में रही है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 से जुड़ा। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन एक बृहद संविधान संशोधन था और इसलिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन जो हमारा है, भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। और यहां मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट करूंगा कि संविधान के प्रस्तावना में, समझिए, संविधान के प्रस्तावना में, इन प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना में, संविधान का प्रस्तावना संविधान का एक परिचय है। संविधान का एक परिचय है जिसको पढ़ने से संविधान की प्रकृति, संविधान के आदर्श और संविधान के उद्देश्य परिलक्षित होते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये तीन बातें प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन से जुड़ी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये तीन जो बातें हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान के प्रिएम्बल में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ी गई। तो आंसर हम लोग का डी हुआ, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल नॉलेज का, यानी जनरल स्टडीज में जनरल साइंस छोड़ करके जो क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग का होगा वो आपका 63rd नंबर पर है, 63वां नंबर पर है। हम लोग आएंगे, थोड़ा लंबा है, 63वां नंबर पे। तिरसठवां नंबर आ चुका था। हाँ, निम्नांकित प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो टिड्डियों का हमला से भूकंप भी तो दूर दूर तक कोई मायने नहीं रखता है। तूफान, चंद्र ग्रहण और ज्वालामुखी विस्फोट, इन तीन में चुनना है। तो प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है, जो डायरेक्ट कारण के रूप में आपको दिख रहा है? कभी कभी तूफान से भी, लेकिन तूफान, ये भूकंप के कारण तूफान की बात हो सकती है, वो सागरीय तूफान। तो यहां पर जो आंसर आपका होगा कि भूकंप का कारण कौन बनती है, तो वो ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट भूकंप का एक कारण बनती है। ज्वालामुखी विस्फोट, वॉल्केनिक एरप्शन, अर्थक्वेक का एक कारण बनती है। तो अर्थक्वेक में क्या होगा भाई? भूमि का हिलना। और वॉल्केनिक एरप्शन में क्या होगा? ज्वालामुखी विस्फोट में क्या होगा? तो बाहर में
अंदर से पदार्थों का बाहर निकलना, यानी मैग्मा का ऊपर में आना, तो उसको ज्वालामुखी कहेंगे। तो पृथ्वी के भूसंचलन यानी अर्थ मूवमेंट का मतलब पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी हलचल हो रहा है, एनी एक्टिविटी अंडर द अर्थ, उसको अर्थ मूवमेंट कहते हैं, भूसंचलन कहते हैं। पृथ्वी के अंदर कोई भी हलचल, कोई भी गतिविधि को भूसंचलन कहते हैं। और भूसंचलन के कारण जब प्लेट का हटना, बहुत सी बातें हैं जिसके कारण पृथ्वी में कंपन आ जाए, पृथ्वी हिल जाए, तो उसको भूकंप कहेंगे। और कोई पदार्थ जब पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं कि अंदर का पदार्थ बाहर निकलना चाह रहा है, नहीं निकला, तो वो कंपन होगा, भूकंप होगा। और जब निकल गया तो ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी की क्रिया के क्रम में ही भूकंप का तो आना है, ज्वालामुखी की क्रिया के क्रम में भूकंप का भी आना होता है। इसलिए यहां जो क्वेश्चन हमारा फ्रेम्ड है कि निम्नांकित प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है, तो ज्वालामुखीय विस्फोट, वॉल्केनिक एरप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जाएंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जस्ट नेक्स्ट जो है वही है 64। नर्मदा नदी कहां जाकर मिलती है? आप जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत की दो नदियां, जो प्रायद्वीपीय भारत की मात्र दो ऐसी नदियां हैं जो पूरब से बहती हुई पश्चिम की ओर जाती हैं, यानी पूरब से पश्चिम जिनका बहाव है। उसमें ऊपर में नर्मदा और ठीक उसके नीचे जो है वो ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। एक और डिस्कशन में मैं ये चीज बताया था, नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत की दो नदियां जो पूरब से पश्चिम की ओर और जाकर के कहां मिलती हैं? अरब सागर में, अरब सागर में, अरबियन सी में, अरब सागर में। इन दोनों नदियों का उद्गम कहां से? मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो नर्मदा ऊपर में बिंद और नीचे में सतपुड़ा के भ्रंश से होकर के नर्मदा। तो क्वेश्चन जो हमारा है उस पर हम लोग आए, नर्मदा नदी कहां जाकर के मिलती है या कहां जाकर के गिरती है? तो अरब सागर में। ये डी आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। इसका मतलब हुआ बड़ी राज्य विधानसभा का मतलब, यहां बड़ी का मतलब हुआ कि किस राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे ज्यादा है, किस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, यह बड़ी का मतलब हुआ। तो भारत में सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य में है, यह पूछा जा रहा है। भारत के किस राज्य की विधानसभा सबसे बड़ी है? तो उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या अन्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या से अधिक है। सबसे अधिक सदस्य संख्या कहां है? उत्तर प्रदेश विधानसभा में 400 से अधिक है। इसलिए हम लोग का आंसर होगा ए। और विधानसभा में किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500। और न्यूनतम संख्या क्या निर्धारित है? 60। तो न्यूनतम का अपवाद भी है, लेकिन अधिकतम का कहीं अपवाद नहीं है। तो भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर हम लोग आएंगे। छियासठ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद किससे लिया था, जो उनसे पहले अध्यक्ष थे? यहां पर क्वेश्चन यह है कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है, इसके पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक अधिवेशन होता था और उस अधिवेशन में एक अध्यक्ष चुने जाते थे। वो अध्यक्ष अगले अधिवेशन तक अध्यक्ष पद पर, यानी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद पर रहते थे। तो 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण
अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन के दौरान ही 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से, कांग्रेस अध्यक्ष के नाते उन्होंने ये घोषणा किया था कि कांग्रेस का उद्देश्य अब पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति है। यानी स्पष्ट रूप से अंग्रेजों को कहा गया था कि कांग्रेस अब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की मांग ही नहीं रखेगी, कांग्रेस का अल्टीमेट जो गोल है टू गेट फुल इंडिपेंडेंस। तो ये अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर की उनकी घोषणा, ये बार बार क्वेश्चन में आता है। खैर हमारा ये क्वेश्चन ये है कि 1928 में यानी 1929 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हुए, उसके पहले अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? तो ये मोतीलाल नेहरू थे। 28 में मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, मोतीलाल नेहरू। तो 28 में मोतीलाल नेहरू, 29 में जवाहरलाल नेहरू, 28 में पिता, 29 में पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो पहले आंसर पे हम लोग आ जाएं। यह आंसर है आपका अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के द्वारा प्रत्येक उच्च न्यायालय को भी रीटें जारी करने का अधिकार प्राप्त है। भी मैंने कहा क्योंकि रीट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32 से सर्वोच्च न्यायालय को है। आर्टिकल 32 से, एक डिस्कशन में और मैंने इस चीज को बताया था, आर्टिकल 32 से रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और आर्टिकल 226 से रीटें जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को है। भारत की न्यायिक प्रणाली में मुख्य रूप से तीन स्टेज हैं, स्तर हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मुख्य रूप से ये तीन हमारे स्तर हैं। लोअर कोर्ट को, निम्न न्यायालय को या अधीनस्थ न्यायालय को, जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहेंगे, जो जिला या अनुमंडल के स्तर पर, उन्हें रीट जारी करने का अधिकार नहीं है। रीट जारी करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। आर्टिकल 32 से रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 226 से रीट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को। रीट क्या है आप लोग जानते होंगे। मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए जो हमें अधिकार मिला है, 6 मौलिक अधिकार में एक अधिकार यह है कि अगर 5 अधिकार आपके कहीं बाधित हो रहे हो, कहीं रुक रहे हो, आपके अधिकार का हनन हो रहा है, तो आपको एक अधिकार है कि आप न्यायालय की शरण में जा सकते हो। और आर्टिकल 32 से सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक घोषित किया गया है, अभिभावक घोषित किया गया है, और मौलिक अधिकार से संबंधित मामला देखने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है आर्टिकल 32 से। और मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए जो केस लाया जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय में कोई केस लाता है तो उसे रीट दायर करना कहते हैं। अब जब न्यायालय उस पर स्टेप लेता है तो उसको रीट इशू करना कहते हैं, रीट जारी करना कहते हैं। तो एडमिशन ऑफ रीट और इशूइंग ऑफ रीट। रीटों का टाइप्स कितना है, कितने टाइप के रीट है? तो 5 प्रकार के रीट। कितने तरह के? रीटों का प्रकार कितना है, रीटों का टाइप्स कितना है? तो 5। अब ये 5 प्रकार के रीट और उनकी प्रकृति, ये भी आपको जानना होता है। मैं यहां शॉर्ट में बता दूं, 5 प्रकार की जो रीटें हमारी हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये 5 तरह के अलग अलग तरह के मौलिक अधिकार हनन के मामले में अलग अलग तरह का रीट होता है। जो और रीटों की टाइप्स 5 और उन टाइप्स को भी याद रखना है, उनके नेचर्स को भी आप पढ़ लेंगे, क्योंकि फिर बाद में किसी क्वेश्चन में वो रहेगा, और जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो फिर हम डिटेल उसको करेंगे। आगे चलते हैं।
दिल्ली सल्तनत का अकबर किस शासक को कहा गया? देखिए क्वेश्चन फ्रेम करने का अपना है, क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है। जबकि दिल्ली सल्तनत पहले और जो अकबर मुगल बाद में, लेकिन फिर भी मुगल का अकबर भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है, प्रमुख शासक के रूप में अकबर को जाना जाता है। तो उससे तुलना होती है, पीछे की भी तुलना होती है। अब है दिल्ली सल्तनत के किस शासक को अकबर कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का अकबर किस शासक को कहा जाता है? बात एक ही है। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक को? दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत के तहत 5 वंशों का शासन रहा, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। और मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, कभी कभी ये ऑर्डर से भी पूछ देता है कि भाई खिलजी के बाद कौन आया, तुगलक के पहले कौन था, सैयद के बाद कौन आया, लोदी के जस्ट पहले कौन था, इस तरह के भी क्वेश्चन होगा। तो गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये 5 डायनेस्टी क्रमवार में बताया। ये दिल्ली सल्तनत के यानी 1206 से 1526 तक में इन 5 राजवंशों का शासन रहा और इन 5 राजवंशों के शासन को सम्मिलित रूप से एक टाइटल दिया गया है दिल्ली सल्तनत। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद यानी दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश लोदी राजवंश के बाद जो एक प्रमुख राजवंश भारतीय इतिहास में आता है वो है मुगल। और मुगल का एक बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में नाम आता है अकबर का। और उस अकबर से दिल्ली सल्तनत के किसी शासक की तुलना की जाती है, यानी दिल्ली सल्तनत के किसी शासक में अकबर की तरह की समानता दिखती है। तो वो शासक कौन था, ये हम लोग का क्वेश्चन है। और वो शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। आंसर आपका ए हुआ। क्यों भाई, कि किस बात के लिए कि फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है? क्या सिमिलैरिटी था फिरोज शाह तुगलक और अकबर के बीच? अकबर को आप कुछ वेलफेयर वर्क के लिए जानते हैं, कुछ लोक कल्याणकारी कार्य के लिए जानते हैं। अकबर को थोड़ा लिबरल शासक मानते हैं, धर्म के मामले में उदारवादी प्रवृत्ति का शासक मानते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक को अकबर के साथ जब आप तुलना करते हो तो खास करके इनके वेलफेयर यानी लोक कल्याणकारी पब्लिक फेवर में जो वर्क अकबर ने भी किया और फिरोज शाह तुगलक ने भी किया, इस कारण फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक बड़ा ही इनोवेटिव शासक था। फिरोज शाह तुगलक जनता के लिए बहुत नया नया काम लाया, टैक्सेशन में भी वो बहुत सा सुधार किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो बहुत तरह के टैक्सेस शुरू हो गए थे, तो वो नंबर ऑफ टैक्स कम किया, यानी ज्यादा छोटे छोटे टैक्सों को वो एक साथ लाया मिला करके। जैसे आप देखते हो आज हमारे यहाँ भाई बहुत से टैक्स को मिला करके जीएसटी का कॉन्सेप्ट, तो कुछ इस तरह का वो कम नाम से टैक्स कम किया। टैक्स कम किया यानी टैक्स का परसेंटेज कम किया, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। नंबर ऑफ टैक्सेस कम किया, एक ये चीज। दूसरा कृषकों के लिए भी ऐसे वो मोहम्मद बिन तुगलक भी किया था, कृषकों के लिए भी ये काम किया। बहुत सा कैनाल बनाया यानी नहर बनवाया। सबसे अधिक नहर दिल्ली सल्तनत में किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक। याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली सल्तनत में नहर बनाने वाला पहला शासक कौन था, तो ग्यासुद्दीन तुगलक। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने नहर का निर्माण कराया तो ग्यासुद्दीन तुगलक, और दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो सबसे ज्यादा नहर बनवाया, फिरोज शाह तुगलक। तो नहर बनवाना इरिगेशन के लिए वेलफेयर का ही काम हो गया, तो ये काम किया। फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे ज्यादा दास थे, दास यानी स्लेव्स थे, और स्लेवों की संख्या सबसे अधिक किसके पास? तो अब बोलोगे फिरोज शाह तुगलक के पास, दिल्ली सल्तनत। फिर क्वेश्चन आता है
फिरोज शाह तुगलक अपने स्लेव्स के वेलफेयर के लिए भी काम किया, उनके लिए एक पृथक विभाग बना दिया। स्लेवों के मामले को देखने के लिए एक पृथक विभाग बनाया जिसको दीवाने बंदागन कहा गया। फिरोज शाह तुगलक कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान किया, पेंशन का स्कीम लाया, पेंशन का प्रावधान किया, अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रोविजन किया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक बेरोजगारों के लिए एक अलग ब्यूरो बनवाया। यह भी है, यह भी क्वेश्चन आता है कि किसने बेरोजगारों के लिए अलग एक ब्यूरो बनवाया, एक अलग ब्यूरो बनवाया, एक अलग संस्था बनवाया कि जो बेरोजगारों के मामले को देखेगा या बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में सहायक होगा। जैसे आज बोलते हो कि भाई प्लेसमेंट सेल कहीं कहीं इंस्टीट्यूशन में खुला रहता है, तो ब्यूरो, इंप्लॉयमेंट ब्यूरो की स्थापना किसके द्वारा? अगर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो फिरोज शाह तुगलक। दासों के लिए पृथक विभाग बनवाने वाला कौन? यानी दीवाने बंदागन की स्थापना कौन? फिरोज शाह तुगलक। पेंशन का प्रोविजन करने वाला या पेंशन स्कीम शुरू करने वाला कौन? फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक नहर बनवाने वाला फिरोज शाह तुगलक, सबसे अधिक बाग लगवाने वाला फिरोज शाह तुगलक, और बहुत से नगरों का भी स्थापना वो किया, नगरों को भी बसाया। तो ये सब इसके इनोवेटिव वर्क्स और वेलफेयर के वर्क्स के कारण, कार्य के कारण फिरोज शाह तुगलक एक महत्वपूर्ण शासक बनता है। और दिल्ली सल्तनत के इस फिरोज शाह तुगलक को अकबर की तरह देखा जाता है, और इसलिए फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। एक और है जैनुल आबदीन, इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का शासक था, कश्मीर का अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में निम्नांकित में से अस्थायी सदस्य नहीं है। तो यूएनओ के जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो का अधिकार है। यानी कोई भी निर्णय होगा, अगर एक भी सदस्य उसके पर तैयार नहीं होगा तो वो लागू नहीं होगा। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 जो अस्थायी सदस्य हैं। यहां पर हम लोग का क्वेश्चन है कि कौन सा अस्थायी सदस्य नहीं है, और हमने ऑप्ट कर चुका है जापान। तो अस्थायी सदस्य में कौन है आप जान रहे हैं, यूएस है, यूके है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है, चाइना है, फ्रांस है और रसिया है, रूस है। तो 5 यूएसए, यूके, चीन, फ्रांस और रूस, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। जापान अस्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घरमट का युद्ध निम्न में से किसके बीच हुआ था? यह मुगल काल का है। घरमट का युद्ध उत्तराधिकार का युद्ध था, उत्तराधिकार का युद्ध था, और यह युद्ध औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह के बीच, औरंगजेब और भाई दारा शिकोह के बीच। दारा शिकोह को औरंगजेब का फादर शाहजहां गद्दी पर बैठाना चाहता था, औरंगजेब खुद गद्दी पर होना चाहता था। तो औरंगजेब अपने भाइयों को हराते हुए, शाही सेना को हराते हुए गद्दी पर आसीन हुआ, और शाहजहां के बाद मुगल शासक औरंगजेब बना। तो घरमट का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, कब? तो ये आप कह सकते हो 1658 में घरमट का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। इस तरह की चीज आप याद रखिएगा। हिमाचल में बहुत सी
चीज़ें जो है वो क्वेश्चन में, जैसे कांगड़ा घाटी हो गया, डलहौजी हो गया, यानी ये पर्यटक स्थल के रूप में। तो कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। निम्नांकित जोड़ों में से कौन सही है? बारहसिंघा अरब, लामा दक्षिण अमेरिका, कंगारू साइबेरिया या न्यूजीलैंड। इसमें कौन, यानी इधर जानवरों का नाम दिया गया है, कौन जानवर कहां पर मिलते हैं, ये सही सुमेलित कौन है? बारहसिंघा अरब में, सवाल नहीं होता, सवाल ये कुछ प्रश्न ही नहीं उठता है भाई, सवाल ही नहीं उठता है कि अरब डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है? ट्रॉपिकल डेजर्ट है, तो पूरा रेत रेत है। तो बारहसिंघा अरब में नहीं। कंगारू साइबेरिया में, साइबेरिया नहीं, साइबेरिया समझ रहे हैं, साइबेरियन सी, रसिया के ऊपर आर्कटिक के नीचे साइबेरिया, तो साइबेरिया में कंगारू नहीं। कंगारू कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में, बहुत अंतर है। फिर याक न्यूजीलैंड में, याक भी न्यूजीलैंड के नहीं है। और लामा दक्षिण अमेरिका, लामा दक्षिण अमेरिका, ये आपका सही हो रहा है। तो ये लामा जो है इस जानवर से समानुमान ढोने का काम होता है, और लामा दक्षिण अमेरिका। याक से भी समानुमान ढोने का काम होता है, लेकिन याक जो है वो टेम्परेट डेजर्ट का है, टेम्परेट डेजर्ट का है, उत्तरी गोलार्ध का है। तो याक न्यूजीलैंड का नहीं है, लामा दक्षिण अमेरिका का, ये सही है। तो 72 का आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। शिकागो में मिशिगन एवेन्यू मार्ग किस भारतीय के नाम पर है? तो आप जानते हैं शिकागो, यूएसए में शिकागो, और शिकागो को हम लोग याद रखते हैं खास करके किस बात के लिए? इतिहास में। तो 1893 में विवेकानंद, 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। अभी हाल में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन आया है कि कब भाग लिए थे, या कुछ इस तरह से, या कहाँ भाग लिए थे, ये फैक्ट आया था। तो शिकागो में मिशिगन एवेन्यू मार्ग किस भारतीय के नाम पर है? तो स्वामी विवेकानंद के नाम पर है। 1893 में स्वामी जी वहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। तो शिकागो में मिशिगन एवेन्यू मार्ग, मिशिगन एवेन्यू मार्ग किस भारतीय के नाम पर है? तो स्वामी विवेकानंद के नाम पर। और 1893 में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में पार्टिसिपेट किए थे, वहाँ पर शामिल हुए थे। और शिकागो कहाँ है? यूएसए में है। विवेकानंद के बारे में आप जानते ही हैं, इनका बचपन का नाम, बंगाल के रहने वाले, बचपन का नाम इनका नरेंद्रनाथ था। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन जो इनके गुरु थे रामकृष्ण के नाम पर, उनके अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी जी ने 1897 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का गेटवे, दक्षिण भारत में एकदम दक्षिण से आने वाला कौन सा राज्य होगा? इसी आधार पर याद रखिए तमिलनाडु को। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है। जबकि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ है? तो दिल्ली में। किस राज्य को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है? तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केरल का सबसे बड़ा त्योहार कौन है? दिवाली, ओणम, मकराविलक्कू। तो केरल का सबसे बड़ा त्योहार जो है ओणम है। केरल का सबसे बड़ा त्योहार ओणम है। इसी तरह का मिलता हुआ नाम है
पोंगल, तो पोंगल कहाँ का है? तो ये आपका है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। यहां पर है सबसे बड़ा त्योहार केरल का ओणम, और ये नौका उत्सव भी केरल का ही है। नौका उत्सव भी केरल में, नौका उत्सव भी केरल से संबंधित है, नौका उत्सव भी केरल से संबंधित है, लेकिन केरल का सबसे बड़ा त्योहार कौन है? ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन डीसी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो वो जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा, जिनेवा का स्विट्जरलैंड। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर हम लोग आएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यान्वयन केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? तो गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यान्वयन, अन्न योजना का कार्यान्वयन यानी अन्न को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना गरीबों के बीच में। तो ये कार्यक्रम आखिर किसके द्वारा चलाया जाएगा? सार्वजनिक वितरण जो लगा हुआ है, तो ये मंत्रालय है ही खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन, खाद्य एवं फूड एंड पब्लिक सप्लाई मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही इस योजना का, अन्न योजना का कार्यान्वयन, उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्था के साथ संबंध विच्छेद करने की घोषणा अमेरिका ने की है? तो ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये घोषणा किया कि WHO से अमेरिका अपना संबंध हटा लेगा। और क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो ये कोविड-19 के मामले में WHO को जो पहले से सतर्क कर देना चाहिए था अमेरिका को, WHO ने ऐसा नहीं किया और वो बहुत हद तक चीन का पक्ष लिया। इन सारी बातों से नाराजगी ट्रंप साहब की रही और वो बोले कि हम WHO से अपना संबंध विच्छेद कर लेंगे। और ऐसा कर लेते हैं तो फिर घाटा क्या होगा भाई? तो जानते हो कि बहुत से जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें आर्थिक सहयोग तो भाई अमेरिका का बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये बहुत ही सोचनीय बात है। अगर अमेरिका उससे अपना संबंध विच्छेद करता है तो विश्व स्तर पर जो स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम होता है वो प्रभावित हो सकता है। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन सीधे ये करंट का क्वेश्चन है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ संबंध विच्छेद करने की घोषणा अमेरिका ने की है? तो वो है WHO से। और ये अमेरिका की नाराजगी WHO के प्रति किस बात पर है? तो कोविड-19 महामारी के प्रति WHO ने जो सही रूप से अमेरिका को या विश्व को सचेत नहीं किया, तो अमेरिका का ये मानना है कि कहीं ना कहीं WHO विश्व को, विशेषकर अमेरिका अपने ऊपर ले रहा है कि हमें वो अंधकार में रखा, जिससे हम ज़्यादा प्रभावित हुए। तो WHO, और उसमें एक ये भी है कि आप अप्रोक्ष रूप से WHO किसका पक्ष लिया है, किसको बचाने का काम किया है, क्योंकि ये बात हमेशा आई कि भाई ये कोविड-19 का, ये कोरोना का आखिर कहाँ से शुरुआत, तो चाइना से। तो इन सारी बातों पर लेकर के ये USA की नाराज़गी रही, विशेषकर ट्रंप की ये नाराज़गी रही कि WHO अमेरिका को अंधकार में रखा है इस मामले में, कोविड-19 महामारी के मामले में। और इस पर वो नाराज होकर के बोले कि अमेरिका WHO से अपना संबंध विच्छेद कर लेगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में अत्याधुनिक राफेल विमान जुलाई 2020 में शामिल हुआ है। ये आप जान रहे हो। यह विमान किस देश से खरीदा गया? फ्रांस से। यह विमान कहां से आया है? राफेल विमान हमें कहां से मिला है?
तो फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वाणिज्यिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? तो हमारा व्यापार का, भारत का सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ है? व्यापार में सबसे ज्यादा भारत का व्यापार में हिस्सा किसके साथ है? तो यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ। अभी का जो आंकड़ा है वाणिज्यिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? तो अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस देश के पहले मंगल मिशन होप को जापान के तानेगाशिया स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया? तो ये देश है आपका संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूएई के मंगल मिशन को जापान के तानेगाशिया स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। तो आंसर हो जाएगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, उच्च स्तरीय रेलगाड़ियों के परिचालन हेतु निजी क्षेत्र के कंपनियों के साथ कितने वर्ष के अनुबंध की रेलवे की योजना है? रेलवे उच्च स्तरीय रेलगाड़ी, उच्च स्तरीय रेलगाड़ी का मतलब जो रेलगाड़ी काफी स्पीड से चले, कम दूरी, मतलब कि उसका ठहराव लंबा हो, लंबे दूरी पर चले और ज्यादा स्पीड से चले, इस तरह के हाई टेक जो रेलगाड़ियां होंगी वो निजी क्षेत्र के कंपनियों के साथ, कंपनियों के सहयोग से चलाई जाएंगी, या उस तरह के रेलगाड़ियों को चलाने का दायित्व निजी क्षेत्र की कंपनियों को रेलवे देगा। इस तरह का अनुबंध रेलवे की योजना है ये। तो कितने वर्ष के लिए ये अनुबंध की बात है, ये न्यूज में आया? तो ये 35 वर्ष का है, 35 वर्ष की योजना है, अनुबंध देने की योजना है। उच्च स्तरीय रेलगाड़ियों के परिचालन हेतु निजी क्षेत्र के कंपनियों के साथ रेलवे 35 वर्ष का अनुबंध करने की योजना रखा है। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नहीं क्वेश्चन ये हमारा लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट है और लास्ट क्वेश्चन ऑफ जीके पोर्शन है। थैंक यू वेरी मच।